हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संचय इंस्टीट्यूट में। और आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो लेक्चर है एनसीईआरटी की बुक से नोट्स बना के प्रिपेयर किया गया है और इसमें प्रैक्टिकल्स को भी कवर किया गया है, जो कि प्रैक्टिकल्स साइंस के किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं प्रैक्टिकल्स करना। अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद कहते हैं, यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा है। तो भारतीय जो दार्शनिक है महर्षि कणाद, वो कहते हैं कि जो कण हैं या फिर अणु हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, अगर हम उनको एक ऐसी सीमा तक विभाजित करते जाएं जहां पर उनको और विभाजित नहीं किया जा सकेगा, तो उस सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहेंगे। वैसे ही ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस भी कहते हैं, यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा है। सेम जैसे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद कहते हैं, वैसे ही ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस भी कहते हैं कि जो कण है, अगर हम उसको विभाजित करते जाएं जहां पर उसको दोबारा से या पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, तो उस अविभाज्य कण को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं? जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है? तो 18वीं शताब्दी तक हुआ कि जो तत्व है वो क्या है, कैसे हैं और किस तरह से संयोग करते हैं, और आप आपस में तत्व के साथ संयोग कैसे होता है और क्या होता है। तो इसको जानने के लिए तब तक कोई प्रैक्टिकल या प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद वैज्ञानिक अथवा लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। 3.1 रासायनिक संयोजन के नियम। तो ये रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए हैं? अथवा लवाइजिए ने। तो लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। तो लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कई सारे प्रयोग किए और उसके बाद जो रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। थ्री पॉइंट 1.1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उस रासायनिक संयोजन के दो नियमों में से पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? तो इसको जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे 3.1। तो निम्न एक्स एंड वाई रसायनों का युग्म लीजिए। इससे एक्स है हमारे पास कॉपर सल्फेट और वाई हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। एक्स में दो और हमारे पास रसायन है, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट। वाई में है सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आगे कह रहे हैं कि एक्स एंड वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। तो हमें एक्स और वाई में से किसी एक युगल के रसायनों का विलयन 10 ml जल में तैयार करना है।
उसके बाद उपरोक्त तैयार युग्म विलयनों में से y के विलयन को एक शंक्वाकार प्लासक में लीजिए एवं x के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। तो जब ये दोनों विलयन हम तैयार कर लेंगे तो y वाले जो विलयन को एक शंक्वाकार प्लासक में लेना है और x वाले विलयन को एक परख नली में लेना है, टेस्ट ट्यूब में। छोटी परख नली को विलय युक्त प्लासक में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो और x विलयन जो है वो छोटी परख नली में है, तो इसको y वाले प्लासक में इस प्रकार से लटकाना है कि दोनों का जो विलयन है वो मिक्स ना हो। तत्पश्चात प्लासक के मुख पर एक कॉर्क, जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है वैसे लगाना है। अंतर वस्तु युक्त प्लासक को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए और उसके बाद उसको सावधानी से करना है। अब प्लासक को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे x और y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। अब इस प्लासक को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार प्लासक में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? प्लासक के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या प्लासक के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए जब हमने ये प्रैक्टिकल किया। तो आप ये चित्र 3.1 में देख सकते हैं कि y विलयन युक्त शंक्वाकार प्लासक में डूबी हुई x विलयन के युक्त छोटी परख नली। तो जिस तरह से इसमें दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप हमें प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद हमारा निष्कर्ष बनता है। तो निष्कर्ष क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यह है कि अगर हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं ना तो उसका सृजन होगा और ना ही उसका विनाश होगा। दूसरा नियम है 3.1.2 स्थिर अनुपात का नियम। आइए देखते हैं ये नियम क्या कहता है। कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। तो कह रहे हैं कि जब हम कोई दो यौगिक लेंगे तो दो यौगिक तो एक से अधिक तत्वों से निर्मित होगा, तो इनमें एक स्थिर अनुपात होता है, चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किए गए हों। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। तो वो बता रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई यौगिक है, जैसे जल लें, जल में क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है और इनका जो द्रव्यमान का अनुपात है वो सदैव 1:8 ही रहेगा, चाहे जल हम नदी से लें या ग्राउंड वाटर से लें। ठीक है। यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें, अगर उसको ब्रेक करें तो हमें 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन देखने को मिलेगी और दूसरा 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। वैसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो इन दोनों उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि जब हम दो या दो से अधिक यौगिकों से निर्मित किसी भी तत्व को प्राप्त करते हैं तो उसमें जो उनका स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि उनमें जो निश्चित अनुपात रहेगा उसी को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस कहते हैं कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो वह वही सेम चीज कहते हैं कि जो यौगिक हैं उसमें सदैव जो तत्व है एक निश्चित अनुपात में ही विद्यमान रहेंगे। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया है। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। तो डाल्टन ने सिद्धांत दिया द्रव्यों की विभाज्यता का विचार। कहने का मतलब है कि वो भी एक सिद्धांत है जो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था।
ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। वैसे ही जिस तरह से ग्रीक दार्शनिक ने अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया, वैसे ही डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन कहते हैं कि जो परमाणु है, उनका परमाणु सिद्धांत यह है कि द्रव्य चाहे तत्व हो या फिर यौगिक हो या फिर वो मिश्रण ही क्यों ना हो, वो सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और इन्हीं सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना प्रकार से कर सकते हैं। तो डाल्टन का जो सिद्धांत है, उसकी विवेचना हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो सभी जो द्रव्य हैं वो किसी न किसी परमाणु से निर्मित होंगे और जब उनको एक दूसरे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण तो होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। कह रहे हैं कि जो परमाणु उनमें अविभाज्य कण हैं और वह अविभाज्य कण ना ही दोबारा बन सकते हैं और ना ही खत्म होते हैं। तीसरा पॉइंट, दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है और जो भी हम एलिमेंट लेंगे, तत्व लेंगे, उनका जो परमाणु द्रव्यमान या फिर रासायनिक गुणधर्म क्या रहेगा, समान ही रहेगा। चौथा पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कह रहे हैं कि जो अलग अलग अगर तत्व होंगे, उनके परमाणु का द्रव्यमान भी अलग रहेगा और रासायनिक गुणधर्म भी अलग रहेगा। फिफ्थ पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अगर हम दो अलग अलग तत्वों के परमाणु ले तो उनमें जो छोटी छोटी पूर्ण संख्याएं होंगी, जब उनको संयोग होगा तो उससे यौगिक निर्मित होता है। सिक्स्थ पॉइंट है, किसी भी यौगिकों में परमाणुओं की अपेक्षा संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं और अगर हमारे पास कोई भी यौगिक है तो उसमें परमाणुओं की अपेक्षा उसकी संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। 3.2 परमाणु क्या होता है? आइए जानते हैं परमाणु एक्चुअली होता क्या है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक इमारत की दीवार है, इन दीवारों से एक कमरा या कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? तो किसी भी विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई एक ईंट होती है। जब ईंट को ईंट के ऊपर ईंट लगाया जाता है तो एक दीवार खड़ी होती है। तो वैसे ही जब चार दीवारें खड़ी होती हैं, ऊपर से जब छत लगती है तो उससे क्या होता है, एक कमरा बनता है और उसी के ऊपर हम कई सारे कमरों का समूह बनाते हैं जिससे एक इमारत निर्मित होती है। दूसरा एग्जाम्पल है, किसी बॉबी या एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यमानों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो एंट हिल है या फिर कहीं चींटी का घर है, तो उसके अंदर भी क्या है कि छोटे छोटे कणों से वो निर्मित होता है। तो जिससे हमें पता क्या चलता है कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नग्न मान सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके, फिर भी वह यहाँ विद्यमान है तथा प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं, चाहे हम उनको देख सके या ना देख सके, लेकिन वो हमारे सामने हर समय मौजूद रहते हैं।
और उनका हमारे हर एक क्रियाकलाप पर प्रभाव पड़ता है। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, जैसे 10 की पावर 9 m किसके बराबर है, 1 नैनोमीटर के, और 1 मीटर किसके बराबर है, 10 की पावर 9 नैनोमीटर के। सापेक्षक कार्य क्या होता है, अगर त्रिज्या में मीटर में करें, जैसे कि 10 की पावर -10, उसका उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु। 10 की पावर 9 जल के अणु, 10 की पावर 8 -8 हीमोग्लोबिन अणु, 10 की पावर -4 रेत का कण, 10 की पावर -3 चींटी, 10 की पावर -1 सेब। तो ये क्या सापेक्ष आकार है परमाणु का, जो हमें बताता है कि वो कितने छोटे हो सकते हैं। 3.2.1 विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। 28वीं शताब्दी के बाद जब प्रायोगिक कार्य संपन्न हो गया तो परमाणुओं को कैटेगराइज किया गया और उनके प्रतीक भी बताया गया कि कौन सा परमाणु किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व के एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। तो उन्होंने इसको इसीलिए किया कि जिससे कि क्या है कि किसी भी तत्व को जानने में आसानी हो। वर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो वर्जीलियस ने सिंपल ये बताया कि जो तत्व है अगर हम उनके नाम के एक या दो अक्षर लें तो हम उनको उस तरह से भी उनके प्रतीक बना सकते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। तो सबसे पहले जब पहले तत्वों के नामकरण हो रहा था तो उनको वो जहां पाए गए वहीं उनका नाम उसी जगह से रख दिया गया है। जैसे कॉपर है, कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है क्योंकि कॉपर है साइप्रस में पाया गया था सबसे पहले। आगे कह रहे हैं कि कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, उदाहरण के लिए स्वर्ण, गोल्ड। गोल्ड का अंग्रेजी के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। तो वैसे ही कुछ तत्वों का जो प्रतीक है वो उनके कलर के अकॉर्डिंग किया गया है। ऐसे गोल्ड है तो उसका भी रंग पीला होता है इसलिए उसे स्वर्ण बोला गया या गोल्ड बोला गया है। वैसे ही एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने क्या किया कि पूरे विश्व में जितने भी तत्व पाए गए उन तत्वों के नामों और प्रतीकों और मात्रा को एक वैलिड स्वीकृति प्रदान करी, जिससे ये ना हो कि किसी कंट्री का जो है वो अलग प्रतीक यूज कर रही है किसी तत्व के लिए और अलग नाम यूज कर रही है। इसलिए IUPAC ने इन सबको ऐसी स्वीकृति प्रदान करी कि पूरी दुनिया में ये एक ही नामों से जाने जाएंगे। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़ा अक्षर तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H लिखा जाता है, एल्युमिनियम Al लिखा जाता है ना कि कैपिटल Al, कोबाल्ट को CO ना कि कैपिटल CO। तो कुछ तत्वों के प्रतीकों को हम एक या दूसरे अक्षरों से बना सकते हैं। पहले अक्षर को बड़े लिखते हैं और दूसरे को छोटे अक्षर में लिखते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीकों उनके अंग्रेजी के नामों के अक्षर अथवा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे कि क्लोरीन है तो Cl, जिंक है तो Zn इत्यादि। तो इस तरह से ये जो आप टेबल चित्र 3.3 देख रहे हैं इसमें डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक बताए गए। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक है
कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, सीसा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना। 3.2.2 परमाणु द्रव्यमान। अब हम जानेंगे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान का सिद्धांत जॉन डाल्टन कहते हैं कि परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। क्योंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। तो डाल्टन का जो स्थिर अनुपात का नियम है, इस नियम जब प्रतिपादित हुआ तो वैज्ञानिक उससे प्रेरित होकर द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। इससे हुआ कि परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन था, इसलिए रासायनिक संयोजनों के नियम का उपयोग करते हुए यौगिकों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। उदाहरण के लिए अगर हम लें एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाई के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है प्राकृतिक रूप में 1/16 के रूप। दो कारणों से सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक सदर के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है कि वो सभी यौगिकों से अभिक्रिया करता है। इसी वजह से क्या है कि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए जो कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप एक स्टैंडर्ड के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया, जिससे हुआ कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग में को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। थ्री 3.2.3 परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु क्या है। अब देखेंगे कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। 3.3 अणु क्या है। अभी तक हमने जाना कि परमाणु क्या है, अब हम जानेंगे कि अणु क्या है। अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। तो अणु सिंपल सा है, जब दो परमाणुओं को कसकर जुड़े हुए होंगे तो उनको अणु कहते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं तथा उनका जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है।
एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर एक सिंगल तत्व ले या फिर दो तत्वों को ले, तो उनमें जो परस्पर जो संयोग होगा परमाणुओं का, उनको हम अणु कहते हैं और उन्हीं से अणु निर्मित होते हैं। 3.3.1 तत्वों के परमाणु अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ऑर्गन, हीलियम इत्यादि। तो कह रहे हैं कि अगर कोई तत्व है, अगर उसमें एक ही प्रकार के अणु हैं उसमें, तो वो एक सिंगल एलिमेंट होगा। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए देखें तो ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अथवा वो कहते हैं। यदि समानता 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हम ओजोन कहते हैं, ओजोन प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसे अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर जो हमारा तत्व है, अगर उसमें कोई सिंगल एलिमेंट है तो उसे अणु कहेंगे। लेकिन अगर उसमें 2 परमाणु हैं, तो जैसे ऑक्सीजन में क्या O2 है, तो उससे क्या हुआ कि हमारा वो ऑक्सीजन कहलाया, लेकिन जब O3 हो जाता है तो ओजोन बन जाता है। तो जो O3 या फिर O2 है, वो किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की क्या है, संख्या बताता है कि उसकी अणु की परमाणुकता कितना, मतलब उसमें कितने, एक अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु मौजूद हैं, वैसे ही ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु मौजूद हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परस्पर परमाणु बांधे होते हैं। तो कह रहे हैं जो धातु होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो अणुओं जैसे कार्बन की संरचना नहीं होती, किंतु उनमें असीमित परस्पर बांध होता है, मतलब कि वो गैसों की तरह नहीं होते, लेकिन उनमें असीमित क्या होता है, कसकर बंधे होते हैं। यौगिकों के गुण 3.2.2। अब हम देखेंगे कि यौगिकों के गुण क्या होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो इसको देखने से पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं। 3.2 अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों की सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के परमाणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जल में अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात H/0 2/1। 3.3.3 आयन क्या होता है। कह रहे कि धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। तो आयन बेसिकली क्या है, ये धातु एवं अधातुओं पर आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो ये आवेशित परमाणु और परमाणु एक समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ये आवेश ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक हो सकता है। ऋणात्मक आवेश आयन को ऋणायन कहते हैं और धनात्मक आवेश आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ है तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl है। संघटन कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिस नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणिक आयन कहते हैं।
तो जैसे कि सारणी 3.4 में हमारा क्रियाकलाप बताया गया है कि 3.2 में बताया है कि जो प्रयुक्त परमाणु है उससे हम पता कर सकते हैं कि यौगिक जो है किस तरह संयुक्त होकर द्रव्यमान अनुपात को उनका होता है। जैसे जल है, जल में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन के 8 परमाणु। वैसे ही अमोनिया कार्बन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन के जो द्रव्यमान होता है 14 और हाइड्रोजन का 3। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 3 होते हैं और ऑक्सीजन 8 होते हैं। तत्व द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, सरलतम अनुपात। अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात 1 है तो उसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना है? 1 है। जब 1/1 होगा तो 1 ही आएगा और सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा? 2। वैसे ऑक्सीजन के 8 परमाणु हैं तो उसके परमाणु द्रव्यमान कितने हो जाएंगे? 16। 8/16। तो 8/16 क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा? 1। वैसे ही सारणी 3.5 में कुछ आयनिक यौगिक बताए गए हैं। आयनिक यौगिक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन। तो द्रव्यमान अनुपात क्या है? कैल्शियम का 5 है, ऑक्सीजन का 2 है। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एवं सल्फर। मैग्नीशियम का द्रव्यमान अनुपात 3 और सल्फर सोडियम का 4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एवं क्लोरीन। सोडियम का है 23:35, 23 और क्लोरीन का है 35.5। रासायनिक सूत्र लिखना। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कि अगर किसी भी रासायनिक सूत्र को हमें लिखना है तो उस रासायनिक सूत्र बेसिकली क्या है? उसका प्रतीकात्मक निरूपण है और इसको हम सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। तत्वों के प्रतीकों उनकी जो क्षमताएं हैं पहले हमें वो ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता पर निर्भर करती है कि वो कितना सक्षम है संयोजन करने के लिए। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणिक आयोजनों की संयोजकताएं दी गई हैं। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम कह रहा है कि आयन की संयोजकता एवं आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड इत्यादि है। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर या धातुएं हैं उनके दाएं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातु उन्हें बाएं तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल यही कह रहे हैं कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम क्या है? हमारा एक धातु है और ऑक्साइड क्या है? अधातु है, मतलब किसी गैस की फॉर्म में है। तो जो बेसिकली धातु है उनको हम बाईं तरफ लिखते हैं, लेफ्ट साइड, और जो अधातु है जैसे गैस है उनको राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, वैसे ही सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड। बहुप्रमाणिक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए
आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि बहुपरमाणिक आयन की संख्या हो तो एक हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। NaOH है बेसिकली सोडियम ऑक्साइड। तो सारणी 3.6 में कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणिक आयन दर्शाए गए हैं। अगर संयोजकता देखें 1, 2, 3 दिया हमें। आयन का नाम बताया गया। संकेत अधात्विक तत्व है। संकेत बहुपरमाणिक आयन है। संकेत तो जैसे आयन का नाम पहले हम देखेंगे। पहले हमारे पास क्या है पॉइंट 1 में सोडियम पोटेशियम। सोडियम Na+ होता है, पोटेशियम K+ होता है, सिल्वर Ag+ होता है, कॉपर Cu+ होता है। तो वैसे ही मैग्नीशियम में Mg की पावर 2 है, कैल्शियम की Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Cu2+। थर्ड है एल्युमिनियम Al3, आयरन Fe3। तो वैसे ही अगर कॉपर को हमने, तो कॉपर ये सेकंड हो गया यहाँ पर। वैसे ही अगर अधात्विक तत्व देखिए जैसे हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, आयोडाइड I, ऑक्साइड O2, सल्फाइड H3 और नाइट्राइड N3। बहुपरमाणिक आयन कैसे बन जाएंगे? जैसे अमोनिया हो जाएगा Na4, हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट सल्फाइड, कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइड SO3, सल्फेट SO4, फॉस्फेट PO4। 3.4.1 सरल यौगिकों के सूत्र। तो अब बात करते हैं सरल यौगिक के सूत्र किस तरह लिखते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आणविक यौगिक हैं उनके सूत्र लिखेंगे। उसको लिखने के साथ ही उनके प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं। उसके बाद ही उनके क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें धनायन का संकेत Mg लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा क्रिस क्रॉस करके सूत्र हम प्राप्त करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों की आवेशों को नहीं दर्शाया जाता। सिंपल सा है, अगर हम कोई भी सूत्र लिख रहे हैं जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का है तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली धनायन आवेश चेक किया कि आवेश उनका संतुलित है या नहीं है। उसके बाद उसको उदासीन बनाया और उसको बाद उसको उन्होंने उसको एक सूत्र में लिख दिया। और इसके अंदर ये नहीं दर्शाना है कि आयनों के आवेश है या नहीं। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान हैं। अंततः इसका सूत्र CaO प्राप्त हुआ, किंतु हम इस सूत्र को CO के रूप में सरलीकृत करते हैं क्योंकि हमें आवेशों को नहीं दर्शाना है। ठीक, तो इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जैसे CaOH है, ना कि CaOH। जब सूत्र में एक ही आयन 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं।
जो ये निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम के परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के दो दो परमाणु हैं। तो उदाहरण के लिए से हम देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र अगर लिखें तो उसका तत्व प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का H है, क्लोराइड का Cl है। संयोजकताएं करेंगे तो दोनों में 1 1 है और अंततः हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? HCl। तो उनके आवेशों को नहीं लिखना। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। तो तत्व प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का H है, सल्फाइड का S है। हाइड्रोजन के 2 आवेश हैं और सल्फाइड के 1। तो जब इनका हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखेंगे H2S हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र। तत्व क्या का प्रतीक क्या है? C और Cl। संयोजकता क्या है? Cl की 4 है, C का 1 है। तो अंततः कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हो जाएगा CCl4। वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा, तत्व प्रतीक Mg है मैग्नीशियम का और क्लोराइड का Cl। तो मैग्नीशियम का -1 आवेश होता है और क्लोराइड का 2+। अंततः सूत्र क्या हो जाएगा? MgCl2। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। तत्व प्रतीक क्या है? एल्युमिनियम का Al, ऑक्साइड का O। एल्युमिनियम में -2 आवेश होता है, ऑक्साइड में +3। तो अंतर सूत्र क्या हो जाएगा? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। 6 पॉइंट है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। तो कैल्शियम का तत्व प्रतीक है Ca, ऑक्साइड का O। कैल्शियम के प्रतीक में 2A -2 आवेश, ऑक्साइड में भी 2 -2 आवेश है। तो फिर क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र? CaO। क्योंकि माइनस और प्लस दोनों क्या हो गए? क्रिस क्रॉस हो गए, जिससे CaO आ गया। नेक्स्ट क्या है? बहुप्रमाणिक आयनों वाले यौगिक। तो इसमें हमारा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र अगर लिखते हैं तो तत्व प्रतीक क्या है? सोडियम का Na, उसमें आवेश कितने? -1। नाइट्रेट का NO3, आवेश कितने? +1। इसलिए उसका सूत्र हो जाएगा NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र अगर देखें तो उसका कैल्शियम का है तत्व प्रतीक Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। कैल्शियम में -1 आवेश है, हाइड्रोक्साइड में +2 आवेश है। अंतर सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH2। नेक्स्ट 3.5 आणविक द्रव्यमान। अब हम देखेंगे कि आणविक द्रव्यमान क्या है। आणविक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा विस्तार आणविक द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। परमाणु द्रव्यमान का कैलकुलेट किया था उसी तरह हम आणविक द्रव्यमान को भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें एक ही किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग है। जब किसी भी तत्व के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों को ऐड कर देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? उसका आणविक द्रव्यमान। अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अणु का क्या है? वो सापेक्ष द्रव्यमान है, इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जल जैसे H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। वैसे ही नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो इसका अगर हम देखें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 1 यूनिट है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट है। अंतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 2 × 1 प्लस 1 × 16। तो ये टोटल हो जाएगा 18 यूनिट। वैसे ही नाइट्रिक अम्ल HNO का आणविक द्रव्यमान H का परमाणु द्रव्यमान प्लस 30 का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट है। वैसे ही ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 यूनिट है। तो अंततः HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा?
1 यूनिट प्लस 14 यूनिट प्लस 3x 16 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा 63 यूनिट। नेक्स्ट 3.5.2 सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब नेक्स्ट है आणविक द्रव्यमान के बाद हमारा सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग है। जिस तरह से हमने आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट किया उसी तरह से सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि सभी सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणुओं का द्रव्यमानों का योग है। तो संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। बेसिकली उन दोनों में अंतर कितना है कि ये सिर्फ इसके उस पदार्थ के सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन निम्न से कर सकते हैं, जैसे 1 × 23 यूनिट प्लस में 1 × 35.5 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा 58.5 यूनिट। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो CaCl के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 यूनिट है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 यूनिट है। तो CaCl का इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या आ जाएगा 1 × 14 यूनिट प्लस 2 × 30.5 यूनिट, तो टोटल ये हो जाएगा 40 यूनिट प्लस 71 यूनिट, तो 101 यूनिट मतलब 111 यूनिट होगा हमारा ये सूत्र इकाई द्रव्यमान। उदाहरण अगर और देखते हैं CaCl के द्रव्यमान का परिकलन, तो बेसिकली ये हमारा वही सेम। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है और इस सभी कंसेप्ट को हमने देखते हुए इस अध्याय को आज समाप्त करते हैं। ये जो नोट्स है बेसिकली NCERT की साइट्स और उसके NCERT की बुक क्लास 9 की और CBSE एकेडमिक की साइट से प्रिपेयर किए गए हैं। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, ताकि उनको भी अच्छे से ये अध्याय समझ में आए। नेक्स्ट चैप्टर हम अध्याय 4 करेंगे, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स।